बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में जानते हैं आज आपकी किसकी चीख सुनाने के लिए मैं आपको आई हूँ? मैं उनकी चीख सुनाने के लिए आई हूँ कि जो अगर हमारे मुआशरे में ना हो तो हमारा मुआशरा और जंगल दोनों बराबर हैं। तहजीब नाम की चीज आपको नजर ना आए, आपको यहाँ पर किसी किस्म की कोई इंसानियत नजर ना आए। आज जो थोड़ी बहुत इंसानियत, तहजीब, थोड़ा सा हम में अगर इंसानी रमक बाकी है तो वो सिर्फ जिन लोगों की वजह से उनको कहा जाता है असातिज़ा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी में। मैं अमूमन जब कराची यूनिवर्सिटी आती हूँ तो अमूमन किसी दूसरे माहौल में बात करती हूँ, किसी भी इश्यू के हवाले से बात करनी होती है तो हम आपको जिस जगह से ज्वाइन करते हैं वो अमूमन एंट्रेंस का जो है वो हम आपको वो व्यू दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के स्टाफ इसका जो ये हॉल है या आप इसको क्लब कह सकते हैं, मैं वहां पर मौजूद हूं इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस दफा निशाने पर हैं बेज़ाब्तगियों के और नाइंसाफी के। वो हैं यहाँ के असातिज़ा यानी कि लेक्चरर्स, यानी वो असातिज़ा जो यहाँ पर हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। क्यों है इनका मेडिकल? अगर आप पूछे इनसे तो इनका मेडिकल, उसमें से हॉस्पिटल ही उनके मेडिकल पे से हटते जा रहे हैं। एक उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो है 2019 में जो सिलेक्शन जो इनका जो कमेटी का या फिर आप कह लें कि सिलेक्शन बोर्ड का जो बेज़ाब्तगी सामने आई 2000, याद रखिए मैं 19 से आपको बात बता रही हूँ, ये 2019 से मामला अब तक चलता आया है। पैमाना इस सबर हो गया लबरेज असातिज़ा का। तदरीसी अमल इस जामिया कराची में जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामियात में शामिल है, वहां पर ये तदरीसी अमल गुज़श्ता कुछ दिनों से नहीं बल्कि पूरे 2 हफ्तों से रुका हुआ है। अगर हल कर लिया जाता है तो तदरीसी अमल जितना इसका नुकसान हो चुका है इसको भरपाई करने में असातिज़ा को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस वक्त मामलात क्या चल रहे हैं, किस नहज पे ये ऊंट बैठने वाला है, किस करवट ये ऊंट बैठने वाला है, या हम बात कर रहे हैं जामिया कराची की। जामिया कराची वो यूनिवर्सिटी है जिसको यूनिवर्सिटीज की मां अगर पाकिस्तान की कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसने किसी भी शोबे में जाकर इनके स्टूडेंट्स ने नाम पाकिस्तान का रोशन ना किया हो? ऐसे में अगर यहाँ पर ये मामला चल रहे हैं तो इन मामलात को वजीर आला सिंध ने कितना संजीदा लिया है, यहाँ के शेख जामिया जो हैं उन्होंने कितना संजीदा लिया है, नौबत एहतजाज तक एक उस्ताद के कैसे आ गई, ये मामला जरा देखने के लिए बहुत जरूरी था कि आज का हम प्रोग्राम करें। आप मुसलसल इस हवाले से हमारे प्रोग्राम्स भी देख रहे हैं इन स्टूडियो कराची टुडे में बिलाल खान के साथ ये प्रोग्राम आपने देखा। इसके अलावा आप न्यूज में भी मुसलसल इसके पैकेजेस दे रहे हैं। मैं इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में इस वजह से आई हूँ कि मैं यहाँ पे मुफस्सल एक प्रोग्राम करना चाह रही हूँ कि जिसका A to Z मुझे सब कुछ पता चल सके कि ये इंतहाई हसास मामला हल की तरफ जा भी रहा है या इसके लिए एहतजाज जो है वो मजीद हमें देखना पड़ेगा। क्या कहते हैं असातिज़ा? सबसे पहले तो असातिज़ा से बात करते हैं, उसके बाद हम स्टूडेंट्स फेडरेशन से भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सबसे रेलेवेंट हिस्सा जो होगा वो शेख जामिया साहब के साथ होगा, यानी कि डॉक्टर खालिद इराकी साहब के साथ। इस वक्त ये जो एहतजाज हो रहा है और इसके हवाले से इस वक्त मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुफरान आलम साहब मेरे साथ मौजूद है। सैयद गुफरान आलम जो हैं वो इस वक्त लीड भी कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा अगर जो रेलेवेंट हमें असातिज़ा नजर आ रहे हैं इस हवाले से एहतजाज करते हुए और ब्रीफिंग देते हुए तो उनमें गुफरान का नाम भी शामिल है। तो गुफरान मुझे ये बताइएगा कि कुछ दिन से ये खबरें आ रही थी, गालिबन अगर मैं गलती पर नहीं हूँ ये शायद पिछले साल से भी एक मैटर ये चल रहा था इसके बेज़ाब्तियों के हवाले से। अब ये कराची यूनिवर्सिटी आपको पता है कि हजारों स्टूडेंट्स का मामला है और सैकड़ों असातिज़ा का मामला है। ये मुझे बताइएगा कि ये जो मैं आ रही थी तो मैंने जिस तरीके से दिखाया है पोस्टर्स वगैरह आप लोगों के कुछ लगे हुए हैं कि असातिज़ा का इस्तेसाल बंद किया जाए। आपको इन जो ये जो कमेटी है या फिर जो भी आप इसको कह लें कि जो आपका इशू है, एक्चुअली इशू है क्या? आप इसको इस्तेसाल कह रहे हैं, इस्तेसाल कहने की वजह क्या है? अच्छा देखिए, असल में ये एक बहुत देरीना मसला है और मैं इसको बताऊं तो असातिज़ा की प्रमोशन नहीं होती। ये हमारे हर पोस्ट के लिए दोबारा से सिलेक्शन बोर्ड होता है, असातिज़ा दोबारा इंटरव्यू में अपेयर होते हैं और उसके बाद जो है वो उनका केस आगे प्रोसेस किया जाता है। अब हमारे यहाँ जो है वो मसला ये है कि जो आखिरी असातिज़ा का जो इश्तिहार है जो 2014 में आया था वो कंप्लीट हो सका और उसमें हमारे यहाँ जो है वो लोग सिलेक्शन बोर्ड में अपेयर हुए, उनकी अगले ग्रेड्स में प्रमोशन हुई। लेकिन अभी जरे हमारे साथ जो मसला है वो ये है कि 2019 में बहुत ज़्यादा एहतजाज के बाद एक इश्तिहार लाया गया और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि आज 2023 हो गया है, लेकिन अब तक जो है वो उस इश्तिहार में
कोई पेशरफ नहीं हो सकी। 4 साल गुजरने के बावजूद? जी, 4 साल गुजरने के बावजूद, और इसीलिए हम इसे असातिज़ा का इस्तेहसाल कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली 4 साल भी नहीं है, क्योंकि 2015 का जब इश्तिहार आखिरी बार कंप्लीट हुआ था तो ये तकरीबन 8 से 9 साल का अरसा है। तो असातिज़ा वेट कर रहे हैं कि उनको मौका दिया जाए कि वो अपनी काबिलियत के म्यार पे जांचे जाएं और फिर उन्हें अगले ग्रेड में प्रमोशन दी जाए। इस वक्त एक अगर मैं ये पूछूं, आपका सवाल, सॉरी मुझे बीच में कट करना पड़ रहा है, मैं थोड़ी सी अपनी कंफ्यूजन दूर करना चाह रही हूँ। देखिए ये 4 साल तकरीबन हो गए, आप कह रहे हैं 2015 में जो कंप्लीट हुआ था वो आखिरी कंप्लीट हुआ था, 2019 में जो इश्तिहार दिया गया जो कंप्लीट नहीं हो सका है, उसमें कितनी तकरीबन असामियां थी और उसके ऊपर कितने तकरीबन जो थे वो उनको हायर किया गया था? देखिए, हायर तो अभी किया ही नहीं गया, 2019 के इश्तिहार को बिल्कुल भी प्रोसेस अभी नहीं किया गया है, और तकरीबन इसमें 6000 एप्लीकेंट हैं जो बाहर से और इंटरनल एप्लीकेंट भी हैं। अब दरमियान ये तमाम एक ओपन कंपटीशन होता है, उसके बाद जो भी अहल असातिज़ा होते हैं वो उनको जो है वो अगले ग्रेड में अपॉइंट किया जाता है। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि 350 इंटरनल कैंडिडेट्स हैं जो इस इश्तिहार में एप्लीकेंट हैं, और अभी एक भी इश्तिहार प्रोसेस नहीं हुआ, एक भी डिपार्टमेंट का सिलेक्शन बोर्ड नहीं हुआ। जिस डिपार्टमेंट का सिलेक्शन बोर्ड हुआ वो कोर्ट के ऑर्डर से हुआ, जिसमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ में एक जो है वो एक्सटर्नल कैंडिडेट को अपॉइंट किया गया। तो मैं यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत ओपन कंपटीशन होता है और लोगों को उनकी जो है वो काबिलियत के म्यार पे जांचा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे असातिज़ा को ये मौका भी नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी काबिलियत के बुनियाद पे जो है वो अपना हक हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया गुफरान। हम मजीद भी असातिज़ा से ज़रा बात करेंगे, हमने गुफरान से तो बात कर ली, देखते हैं दीगर असातिज़ा हमें क्या जवाब देते हैं। इस हवाले से मुसलसल डेवलपमेंट हो रही है, आपने इस हवाले से हमारा शो देखा बिलाल खान का कराची टुडे, तो फैजान नकवी साहब जो थे उसमें मौजूद थे और उस वक्त जिस अंदाज में वो इस मसले को बयान कर रहे थे, ये जो इस वक्त इशू चल रहा है, तो इस वक्त मेरे प्रोग्राम में भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, फैजान इस वक्त मेरे साथ भी मौजूद हैं। फैजान 2019 से लेकर 2023 तक अगर हम देखते हैं तो हुकूमतें आगे चली गई, तख्ते धड़न हो गए, नहीं हुआ तो ये वाला मसला, मतलब मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि 4 साल 4.5 साल, बल्कि आप इसे कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा, तो ये जो इतने अरसे में इसको बिल्कुल एकदम सर्द खाने में इस मामले को रखा हुआ था जो कि सबसे अहम मामला था, और अब इसके ऊपर आपने पिछले साल से आप लोगों ने खासतौर पे जो है इन आयाम में तो खासतौर पे इसमें शिद्दत आई है। मुझे ये बताइए कि पैमाना सब्र लबरेज हो गया या फिर आपको लगता है कि बस बहुत हो गई, ये अगर अब भी मामला इसी तरीके से सरखाने में रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि तदरीसी अमल जो है वो मजीद तातुल का शिकार हो जाए, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग आते हैं और हमारे इस प्रोटेस्ट को, ये कराची यूनिवर्सिटी को अहमियत देते हैं, उसको कवर करते हैं। असल में मैं आपको सही बताऊं कि ये 4 साल का वक्त भी समझे हमने, हर घंटे एक जहर का घूंट पिया, और हम समझे कि हमारे इसमें हमारे मसला ये होता है कि हमारे हर साल हमारी अंजुमन साजा आती है, वो आई गई, बहुत सारे लोग आए जो अपने तय काम करते रहे, और इस बात पे वीसी साहब उनको बताते रहे कि मतलब अनकरीब सेक्शन बोर्ड होने वाले हैं, इजाज़त का मसला हल हो रहा है, और ये बहुत सारी बातें होती रही। लेकिन जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो जो आपने सब्र के पैमाने की बात की, वो सिर्फ सिलेक्शन बोर्ड तो समझे आप असाज़ा का एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम चाहते हैं कि हल हो। उसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं। आप इससे बैठे हुए, अगर आपने शॉर्ट लिया हो तो यहाँ हमारे तमाम अफसरान बैठे हुए हैं, वो मुलाजमीन बैठे हुए हैं, इनके भी एक अपने बेतहाशा मसाइल हैं। बात ही नहीं होती, हमें जो चीज़ एहतजाज पे मजबूर करती है ना, कि मसाइल से हम नहीं घबराते और मसाइल का सामना करना भी हम जानते हैं, लेकिन हमें जब ये लगने लगे कि कोई हमारे मसलों को हल करना नहीं चाहता, तो फिर हमारे पास उसके सिवा कोई चारा नहीं रहता कि हम एहतजाज करें। और ये एहतजाज, असातिज़ा का एहतजाज शायद ज़्यादा कवर हो गया, वरना यही मुलाजमीन भी एहतजाज में है, यही सेंटर के हमारे दोस्त एहतजाज में, सबके एक अपने नौयत के मसाइल हैं, लेकिन वो उनका मसला ये है कि हमें जब उनका हल नजर नहीं आता तो हमारे पास अब कोई चारा नहीं है कि हम उसके अंदर एहतजाज करें, और ऐसा एहतजाज करें कि हम मजबूरन अपने तमाम जो हमारी जिम्मेदारी है पढ़ाने को भी हम बोले भाई हम कुछ दिन अपने दिल पे भारी पत्थर रख के हम बोलें कि हम ये काम अब नहीं करना चाहते, ताकि हमारी कहीं इसका मकसद क्या है कि हमारी सुनवाई हो। हमारा ना मकसद ये है कि हम कोई तख्ता पलटना चाहते हैं, ना हमारा किसी सियासी तंजीम से कोई ताल्लुक होता है, ना कुछ होता है। हम चाहते हैं कि मसाइल एड्रेस हों, जो जामिया के मसाइल हैं वो जामिया में एड्रेस हो जाए,
اور ان کو آگے بڑھایا جائے. فار ایگزامپل ایسے سلیکشن بورڈ کا مسئلہ ہے کہ سلیکشن بورڈ رکھنا کس کا کام ہے؟ اجازت لینا یا دینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ میرا کام نہیں, یہ ان لوگوں کا کام نہیں, یہ انتظامیہ کا کام ہے. ہمارے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جائیں ذرا ملاحظہ فرمائیں, اتنے انسٹیٹیوٹ کراچی یونیورسٹی میں موجود ہیں جس کے اندر کوئی ڈائریکٹر ہے ہی نہیں. جن 2 انسٹیٹیوٹ میں ڈائریکٹر موجود ہیں ان کے بارے میں ان کی لیجٹیمیسی کا مسائل ہیں کہ وہ کیسے ہیں, کیونکہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے عرصے بعد تک وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے لوگوں کو لیٹر ایشو ہو گئے, ان کی پے فکسیشن نہیں ہوتی. اتنے لوگ ہیں جن کی ڈی پی سی ہو گئی, ان کو وقت پروموشن نہیں ملتی. جو ہمیں یہ بول رہے ہیں لوگ کہ آپ ہڑتال پہ چلے گئے اور ہڑتال سے بچوں کا حرج ہوتا ہے, کیا ان کو کوئی بتانے والا ہے کہ پچھلے ہم 1.5 سال سے بغیر پیسے لیے یہی اساتذہ, یہی ملازمین ایوننگ کی کلاسز پڑھا رہے ہیں اور اس میں اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ ایسے مسائل ہیں. اچھا, اب یہ جو نقصان ہے, بتائیے مجھے, جب آپ پڑھتے تھے یا ہم پڑھتے تھے, یہ سیمسٹر کب اسٹارٹ ہوتا تھا؟ اس کی ڈیٹ تھی جنوری 1 18 کو اسٹارٹ ہوا. 18 دن کا نقصان کس نے کیا؟ اساتذہ نے منع کیا تھا؟ بالکل نہیں. ملازمین نے منع کیا تھا؟ بالکل نہیں. افسران نے منع کیا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے یہی کہا, اور ہم اپنے بچوں سے بھی ہم رابطے میں ہیں, ان کو بھی ہم ایک ہی بات بولتے ہیں. ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں, اور جتنے دن کی ہم نے اسٹرائک کی ہے اتنے دن کا سیمسٹر میں اضافہ کریں, تاکہ ہم اپنے بچوں کا جو نقصان ہے وہ پورا کر لیں گے. ہم نہ تو کسی کے خلاف ہیں, نہ ہمارا کوئی پرٹیکولر ایجنڈا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اب جو ہمارے حق کے آڑے آئے گا تو ہم اس کے خلاف ہیں. میں اپنی سب سے پہلے تو اس لا علمی کے اوپر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. مجھے اس پروگرام کے دوران ہی ایک انکشاف ہوا جو کہ بڑا افسوسناک تھا کہ ایوننگ پروگرام میں مجھے بتایا گیا ہے کہ اساتذہ کو ان کے بھی پے میں کوئی ارچل اس میں جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے. ارچل مطلب یعنی کہ اس میں بھی ہرڈل ڈالی جا رہی ہے ان کو. اگر دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کسی شخص کو کوئی بھی یہاں پر کوئی بھی کام کر رہا ہے, چاہے میں کر رہی ہوں, چاہے اساتذہ کر رہے ہیں, چاہے کوئی صفائی کرنے والا کر رہا ہے, کسی کو بھی آپ اوپر سے, یا وزیر اعظم لے لیں, وہ تو بہت ہی اوپر لیول کے چلے جاتے ہیں, کوئی بھی فی سبیل اللہ یہاں پہ کام نہیں کر رہا ہے بھائی. وہ صرف رضاکار ہوتے ہیں کہ جو کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. باقی سب ارن کرنے کے لیے, روزی کے لیے ہی باہر نکلتے ہیں, اپنے اپنے شعبے میں کام کرتے ہیں. اگر آپ ان کو وہاں پر آپ پریشان کریں گے, اور وہ بھی کسی سرکاری ایک درسگاہ میں, اسٹوڈنٹس کے پاس تو جا ہی نہیں, لیکن ابھی ہمیں نظر آئے ڈاکٹر ذیشان جو کہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے فزکس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. سر میں نے نا آپ کو اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات کرنا شروع کروں کہ 2-3 اسٹوڈنٹس مجھے اس سے پہلے جب میں آئی تھی تو مجھے ملے تھے فزکس ڈپارٹمنٹ کے ہی. آپ کے مزاج کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ بڑے آپ فیوریٹ استاد رہے ہیں, اور اس وجہ سے کیونکہ آپ کا ایک بڑا اچھا ایک بدلا سن قسم کا آپ کا مزاج ہے, اور بڑے لائٹ طریقے سے آپ بہت اچھے طریقے سے آپ پڑھاتے ہیں, اسٹوڈنٹس وجہ سے آپ کو بہت لائک کرتے ہیں. سر آپ کا اتنا ایک خوش مزاج آپ ہیں, لیکن آج میں نے آپ کو احتجاج میں دیکھا ہے. سر یہ احتجاج کی نوبت ایک استاد پہ آنا ویسے ہی افسوسناک ہے, لیکن اس وقت جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ سر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کچھ معاملات آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ احتجاج ابھی چلے گا؟ دیکھیں, احتجاج تو آخری حل ہوتا ہے نا. آپ مذاکرات بھی کرتے ہیں, وہ سب کر چکے ہم, اور وقت بھی دے چکے ان کو کافی کچھ, اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ یہ جہاں آپ لے کے جا رہے ہیں وہاں کوئی حل نہیں بچے گا. اور پھر جب کچھ نہیں سنا تو احتجاج پہ چلے گئے. احتجاج بھی ہم نے پھر وقتاً فوقتاً, پہلے ہم نے کلاسز کا بیک کیا, پروٹیسٹ کیا, ایک علامتی بھوک ہڑتال بھی ہم کر چکے ہیں سلسلے میں, اور اب جا کے ہم نے مکمل یونیورسٹی سے وہ ختم کیا. اب دیکھیں مسئلے صرف سلیکشن بورڈ نہیں, یہ بڑا عجیب طرح کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاسپٹلس بھی کے پینلز بھی بند ہیں. لیاقت نیشنل ہاسپٹل پینل سے نکل چکا, ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل پینل سے نکل چکا. وہاں کوئی بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ملازمین اور اساتذہ اپنے والدین کو لے کر وہاں پہنچے اور وہاں پہ کہہ دیا کہ جناب کا پینل نہیں ہے, تو کچھ لوگوں نے زیورات بیچ کر بھی بل ادا کیے ہیں جو ابھی تک ریمبرس بھی نہیں ہوئے. تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ یہ فرسٹریشن کا لیول کہاں تک پہنچ چکا ہوگا. میں بہرحال اپنے شاگردوں سے بڑا شرمندہ بھی ہوں اس حوالے سے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا, فائنینشیل مسائل, وہ پورا کس سے کرتے ہیں؟ ہم سے تھوڑی کرتے ہیں. وہ فیسیں کس کی بڑھاتے ہیں؟ تو طلبہ کی بڑھاتے ہیں. تو اگر آپ 3-4 سال میں سے فیسوں کا مواد نکلنا کو پتہ چل جائے گا فیسیں کہاں تک پہنچ چکی ہیں. پھر باقی مسئلے بھی ایوننگ کا بل, اب جو چیزیں بول چکے ہیں میں دہرانا نہیں چاہتا, لیکن یہ ساری چیزیں ملا کر ہمیں یہاں تک پہنچا دیا گیا کہ ہم احتجاج کریں, اور اس وقت تک کرتے رہیں اب تک کہ ہمارے تمام مسائل حل نہ ہوں.
ہوتا یہ ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے کہا بھائی ہاسپٹل جو پینل پہ آ رہا ہے. میں نے کہا بڑے خوش ہوئے بھائی چلے میں ٹھیک ہے. پتہ چلا کہ ہاسپٹل کی جو پیمنٹ تھی اس کی بالکل 10% پیمنٹ کی. اس ہاسپٹل نے یہ کہہ کر آپ کے کہ بھائی آپ کے بڑے مسئلے ہیں تو ٹھیک ہے ہم کچھ دنوں کے لیے کہتے ہیں آپ باقی پیمنٹ کر دیے. نہیں کی پیمنٹ, وہ بھی پیمنٹ نہیں کی. یہاں تک نوبت پہنچی کہ خاک روبوں نے بھی ہڑتال کی اپنے ایک اناؤنس کے چکر میں, وہ بھی نہیں کیا. ہاؤس سیلنگ کے مسئلے پر سینٹرز کے جو ملازمین ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں عرصے سے, انہوں نے ریلی بھی نکالی ہے, اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے. ریٹائرڈ ٹیچرز کو, ڈائریکٹرز کو ہم نے رکھا ہوا ہے جو کہ بہت ہی عجیب طریقے سے سینٹر چلا رہے ہیں, ان کو بھی آپ برداشت کر رہے ہیں. پھر ہمارا سلیکشن بورڈ آ گیا. سلیکشن بورڈ جو ہے وہ تو ایک مطلب اب ایک آپ کے شاگرد دوسری یونیورسٹی سے پروفیسر بن گئے اور آپ جو ہے پروفیسر ہیں. معاملہ کتنا گھمبیر ہے اور اس کو کہاں تک اس کی گونج سنائی دے رہی ہے, اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اب بات صرف کراچی یونیورسٹی تک کی نہیں رہی ہے, بلکہ اس وقت میرے ساتھ جو صاحب موجود ہیں, اصل آپ کا نام بہت زیادہ ایک یونیک ہے, شاہ ولی القدر. اور اگر آپ کے نام کے حوالے سے ہم بات کریں تو جتنا یونیک نام ہے, یہ معاملہ بھی بڑا یونیک قسم کا ہے. ان کا ڈیزگنیشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ میں جتنی بھی جامعات ہیں, ہم صرف کراچی یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہے, جتنی بھی جامعات ہیں ان کے جو اس حوالے سے جو صدر کے فرائض ہیں وہ یہی انجام دے رہے ہیں. ان کی جو پوری ایک کمیٹی ہوتی ہے اس کی صدارت آپ ہی کر رہے ہیں. سر مجھے شاہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ کیا واقعی آپ کی نظر میں اتنا گھمبیر ہے کہ آپ کو یہاں پر اس وقت ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں, یقیناً آپ کی یہاں پہ موجودگی جس ڈیزگنیشن کو آپ اس وقت فالو کر رہے ہیں, کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اب بہت آگے تک جا چکا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اساتذہ تمام جو ہے ایک اتحاد میں آتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ یہ کراچی یونیورسٹی کا جو مسئلہ ہے یہ پچھلے 4 سال سے چل رہا ہے, اور جو ہے ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے ہر سال کہ بھائی اب جو ہے سلیکشن بڑھ جائے گا, اساتذہ کی پروموشن ہو جائے گی. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اساتذہ جو ہے اس وقت جو ہے کئی ڈائبٹک ہو چکے ہیں, کئی ہائی بلڈ پریشر میں جا چکے ہیں, کیونکہ جب ان کی پروموشن نہیں ہوتی, ترقی نہیں ہوتی, تو پھر وہ جو ایک سینس پریویل کرتا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے ٹیچنگ کلاس روم ٹیچنگ کس طرح کرتے ہیں, پھر وہ ذہن میں یہ چلتا ہے کہ جی میری پروموشن نہیں ہو رہی, اور یہ تو 2 باتیں مکس ہوتی ہیں جس سے ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ سندھ کی تمام یونیورسٹیز کے اندر بھی یہی باتیں. سندھ گورنمنٹ کیونکہ عام طور پہ جو ہے اس طریقے سے کام کرتی ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ یونیورسٹیز کو پریفرنس شاید نہیں دیتے, وہ ان کی نظر میں یونیورسٹی پریفرنس نہیں. اور دیکھیں ابھی بھی جو ہے سندھ کی کئی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ وائس چانسلر نہیں ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ اسکولوں کا حال آپ کو پتا ہے, کالج کا حال آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں بہت برا ہے کمپیئر ٹو ادر پروونس. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میری موجودگی یہاں پہ فواسہ سندھ کے صدر کی حیثیت سے یہ ہے کہ میں اپنے تمام ساتھی جو میرے ہیں کراچی یونیورسٹی کے ساتھی, ان کے ساتھ یکجہتی کروں, اور اس میں فواسہ سندھ بالکل کھڑی ہوئی ہے ساتھ. بالکل. آپ کون سے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں کہ لیکچرر آپ کس ڈپارٹمنٹ کی؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے موقف کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پہ آپ موجود ہیں. میں خود انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز سے ہوں, اور میں کچھ کی الیکٹڈ ممبر بھی ہوں, تو ظاہر سی بات ہے جو بھی ہمارے ٹیچر کے مسائل ہیں اور جو ہماری نان ٹیچنگ فیکلٹی کے مسائل ہیں اس پر کراچی یونیورسٹی کے حالات کچھ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اور فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے اس قدر وسیع ہو چکے ہیں کہ ہر انڈیویجول اکائی جو ایک یونیورسٹی ایک جامعہ کی جو ہے جان ہوتی ہے یا اس کا پلر ہوتی ہے, چاہے اس میں اسٹوڈنٹس ہوں, ٹیچرز ہوں, نان ٹیچنگز ہوں, سب کے اپنے اپنے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب آپ مس مینجمنٹ کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ والے ایشوز بڑھتے ہیں. ہم لوگوں کی جو جی بی ہے اس میں ہم لوگوں کے 2 میجر پورشنز تھے. اس میں ایک ہمارے اساتذہ کے سلیکشن بورڈز کے شیڈول کا اجرا ہونا, بیکاز 2019 سے اور انفیکٹ 2014 سے اب تک ہمارے پاس جو ہے وہ سلیکشن بورڈز کا جو پروسیس ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ ہالٹ ہوتا رہتا ہے. تو جس کی وجہ سے اساتذہ میں فرسٹریشن بھی ہے اور ایک مایوسی بھی ہے کہ دیر از نو گروتھ, اور جو بھی ہم اپنی محنت اور کاوشیں کرتے ہیں اکیڈمکس میں رہتے ہوئے. دوسری مالی بے ضابطیاں بھی ہیں جس کی وجہ سے جو بھی ہمارے ڈیو رائٹس ہیں, چاہے وہ ہمارے نان ٹیچنگ ہو, چاہے ان کی پے فکسیشن کی بات ہو, چاہے ٹیچرز کی پے فکسیشن کی بات ہو, ایسے بہت سارے ہمارے ڈیوز ایسے ہیں جو کہ
एक डिले का शिकार है, और उस डिले के शिकार में जो है हम कभी तवाला आ रही है उनमें। बिल्कुल बाज़ मामलात में जब हमारे फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स के पैनल्स जो हैं वो वापस ज्वाइन नहीं करते हैं, तो मसाइल यही होते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल बजट नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की पे फिक्सेशन करें, या हम अपनी मसीही बरादरी की जो है हमारी उनके जो है ड्यू राइट्स उनको टाइमली ना दें। ये इश्यूज बहुत अब ऐसे होते जा रहे हैं कि हर इकाई बेचैन और परेशान है, और यकीनन एक उस्ताद के लिए सबसे तकलीफ दे अमल होता है स्ट्राइक पर जाना। यानी आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि उस्तादों ने अपना हर चैनल एग्जॉस्ट किया होगा ना, और उसके बाद वो इस रुझान पर आए हैं कि हमारे मुतालबात जो हैं, जायज़ मुतालबात, उनको दुरुस्त तरीके से जो है वो एड्रेस किया जाना चाहिए, चाहे वो माली हो या फिर वो हमारे अपॉइंटमेंट्स और सिलेक्शन बोर्ड के हवाले से हो। डॉक्टर मारिया मेरे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर मारिया का ताल्लुक है बॉटनी डिपार्टमेंट से। मैं बॉटनी डिपार्टमेंट को 2-3 दफा विजिट कर चुकी हूँ मैडम, और शायद मैंने आपको देखा भी हुआ है, तो मैं लेकिन अभी जो मामला है वो ऐसा है कि एहतजाज हो रहा है। मैं बाहर जब मैं अंदर आ रही थी आप लोगों से बात करने के लिए, तो मैंने बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह देखे उसमें। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये सिर्फ एक यही मामला है कि इसमें जो सिलेक्शन का जो इसमें जो कमेटी है या सिलेक्शन का जो भी मामला चल रहा है, सिर्फ यही एक बेसिक मुद्दा है, या आपको फाइनेंशियली भी कुछ इस तरह के मामलात हैं कि जाहिर है कि अगर एक उस्ताद जो है वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब होगा, वो कभी भी ना सही तरीके से वो तालीम का सिलसिला जारी रख पाएगा, ना दे पाएगा, ना सही तरीके से ले पाएगा। मुझे आप ये बताइएगा, क्या ये माली थोड़ा सा मामला भी जो है, फाइनेंशियल मामला भी आ रहा है बीच में? बिल्कुल, सिलेक्शन बोर्ड के साथ साथ जो बहुत ज्यादा हम लोग जिस मुश्किल का शिकार हैं वो माली मामलात हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले इवनिंग के जो बिल्स हैं, हम लोग इवनिंग में भी पढ़ाते हैं। तकरीबन जो है 1.5-2 साल से जो है वो असातिज़ा को और लाज़मीन को जो है वो कोई अदायगी नहीं की गई है इस सिलसिले में। तो वो बहुत लोगों में बेचैनी पाई जाती है इस सिलसिले में। और हॉस्पिटल के जो पैनल्स हैं हमारे, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल फिर पैनल से हट गया है, तो जो ज़रा पता है, अब लोगों ने बीमार होना तो नहीं छोड़ देना है, तो बहुत परेशानी है उसकी वजह से। और पे फिक्सेशन का मामला है हमारे नॉन टीचिंग हजरात की, तो वो पे फिक्सेशन नहीं हो पा रही है क्योंकि माली मामला हैं। आप डीएफ से जब भी पूछने जाएं तो वो कहते हैं कि फंड्स नहीं है। तो मतलब डीएफ का काम है ना फंड्स लाना, मतलब अब वो जिस तरीके से भी ला रहे हैं, जो भी करें, तो वो इस सिलसिले में क्यों पेश कदमी नहीं कर रहे हैं, या जो भी बात है वो असातिज़ा तक सही तरीके से पहुंचाएं। कोई बात भी नहीं रहनी चाहिए मतलब। अच्छा मारिया साहब, अब ये सवाल इस किस्म का है कि मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त हाजिर सर्विस है, इस वजह से आपको पूरा इख्तियार है कि आप मेरे सवाल को अगर मुनासिब ना समझे, आप मुझे मना कर दीजिएगा, मैं ये सवाल आपसे नहीं करूंगी। तमाम तर हम चुके न्यूज हम मॉनिटर कर रहे हैं, और इस मामले के ऊपर हमने पूरी नजर रखी हुई है। आप लोगों का एक मुतालबा ये आ रहा है कि अगर ये मामला हल नहीं किया जाता, यानी स्पेसिफिक आपने टाइम दिया कि अगर उस वक्त तक नहीं किया जाता, तो शेख जामिया साहब जो हैं उनको बरतरफी का मुतालबा भी आप कर सकते हैं। क्या वाकई में मामला इस नहज तक पहुंच गए हैं कि आप लोग ये मुतालबा कर सकते हैं? दरअसल हम लोग 2019 से सफ़र कर रहे हैं, और हमने बहुत मौके दिए अपने शेखुल जामिया साहब को कि हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। हम कोई दुश्मन नहीं उनके, ना वो हमारे, लेकिन हमने बहुत दफ़ा कोशिश की है, और हम इंतहाई मजबूर हैं ये हड़ताल करने पर। ज़ाहिर सी बात, हम खुशी से हड़ताल नहीं करें कि अपने तालिब इल्म को ना पढ़ाएं। तो हमने पहले थोड़ा सा उनको मौके दिए, पिछले हफ्ते पार्शियल हमने हड़ताल की 11 बजे तक, कि आगे देखें क्या मौकफ रहता है उनका। उन्होंने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। फिर इस हफ्ते हमने पूरी स्ट्राइक की, और फिर हमारा ये फैसला था कि अगर उन्होंने हमारे मुतालबात ना माने तो जुम्मे के दिन, यानी कल, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेखुल जामिया साहब और जो डीएफ साहब है इनकी बरतरफी का मुतालबा करेंगे। मेरे पास महदूद वक्त है, और अभी शेख जामिया से हम लोग इस हवाले से सबसे रेलेवेंट प्रोग्राम का पार्ट करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी 5 इस वक्त स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रही हैं, यानी कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं जामिया कराची में, और ये पांचों के पांचों स्टूडेंट फेडरेशन के जो नुमाइंदगान हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सवाल मेरा आप सबसे तकरीबन एक ही है, वो ये है कि इस वक्त जो ये एहतजाज चल रहा है असातिज़ा का, आपकी कोऑर्डिनेशन कैसी है, और ये इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से। हमारा टीचर सोसाइटी से भी हमारे अच्छे कोऑर्डिनेशन चल रही है। अभी हमारी वाइस चांसलर से भी मुलाकात हुई है। वाइस चांसलर साहब ने कहा कि हमारे इनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने मान लिए हैं, और इंशाल्लाह अब ये आज टीचर सोसाइटी वाले अपने एक जनरल बॉडी बुला रहे हैं, उनके बाद शायद हो सकता है कि इंशाल्लाह से क्लासेस शुरू हो जाए। ठीक है। परेशान कौन है आपके लिए ये सिचुएशन कि अगर अभी ऐसा हो सकता है, तातुल आ सकता है पढ़ाई में, तो आगे चल के खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ ना हो, थोड़ा सा रिजर्वेशन है आपका? मेरा ताल्लुक एपीएमएसओ से,
جس طرح سے یہ اسٹرائک چل رہی ہے, ہڑتال چل رہی ہے, اس سے طلبہ کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. میری تو گزارش یہی ہے طلبہ سے بھی, انتظامیہ سے, کہ ان معاملات کو بیٹھ کر جلدی سے جلد حل کیا جائے, کیونکہ ایوننگ پروگرام اسٹارٹ ہوئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے. تو نئے طلبات پہ جو آنے والے ہیں ان پہ بھی جامعہ کا اثر جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کو جلد از جلد ایشو کو حل کرنا چاہیے, تاکہ طلبہ کا جو نقصان ہو رہا ہے علمی, وہ نقصان نہ ہو. ابھی تک جو معاملات آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں, لگ رہا ہے آپ کو کچھ حوصلہ افزا, کچھ ایسا, کیونکہ ابھی بیک ٹو بیک جو ہے وہ مختلف آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ وائس چانسلر صاحب کی میٹنگ ہو چکی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی میٹنگ میں مصروف تھے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ آپ کو اس حوالے سے تھوڑی سی ڈھارس بندی ہے کہ تھوڑے سے معاملات حل کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام طلحہ بن جاوید ہے, میرا تعلق پنجابی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن سے ہے, اور میرا جہاں تک موقف جو دیکھا جا رہا ہے, جو سمجھ آ رہی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے, تو وہ یہی لگ رہا ہے کہ ٹیچر سے ایک پازیٹیو امید ہے کہ یہ شاید شام تک جو ہے نا اعلان کر دیں, کوئی نوٹیفیکیشن نکل آئے کہ کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی. ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ ٹیچر جلد سے جلد کلاسز کا آغاز کریں. بھاری بھرکم فیسیں اس وقت جو ہے وہ عموماً ہم لوگ اس پہ پروگرام بھی کر رہے ہوتے ہیں, لوگ اپنی ہم تک یہ کمپلین بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ بھاری بھرکم فیسوں کے عوض آج کل پڑھائی چل رہی ہے. اب یہ پڑھائی میں اگر اتنی بھاری فیسیں دینے کے بعد اتنی محنت سے اگر معاملات اس طرح تعطل کی طرف آ جائیں, تدریسی عمل رک جائے, یہ پریشان کن ہے آپ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق کامران نام ہے, اسلامی جمعیت طلبہ سے میرا تعلق ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فیسیں اتنی بڑھ گئی ہیں, ایوننگ کی 10% ہر سال جو ہے 10% فیسیں بڑھائی جاتی ہے, اور ابھی یونیورسٹی ایوننگ کی اوپن ہی ہوئی ہے 10 تاریخ سے, اور ابھی تک کلاسز نہیں ہوئی, جس میں ہم ساری طلبہ تنظیمیں مل کے وائس چانسلر کے پاس بھی گئے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ سارے مطالبات مان چکے ہیں. ابھی ہم ٹیچرس کے پاس, ٹیچر سوسائٹی کے پاس, ان سے بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ سر آپ فوری طور پہ کل سے یونیورسٹی اوپن کریں, ورنہ پھر ہم ساری طلبہ تنظیمیں کل احتجاج کی طرف جائیں گی. پھر ہم بھی بار شارہ جو ہے اس پہ بیٹھ کے احتجاج کریں گے. ٹھیک ہے, یہ تو اسٹوڈنٹس کا بھی احتجاج خدا نہ خواستہ یہ آگے چل کے ہو سکتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جو فیسیں آپ ادا کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ مطمئن ہیں کہ آپ کا تدریسی عمل صحیح طریقے سے چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے. جی بالکل, اس حساب سے تو ابھی دیکھا جائے تو بھاری رقم میں یہ لوگ فیسز وصول کر رہے ہیں طلباء سے, لیکن کچھ مطمئن نہیں ہے اس سلسلے میں کہ آئے دن جامعہ کے اندر بائیک آؤٹ ہو جاتا ہے اس کی ٹیچروں کی طرف سے. لیکن ایک طرف سے دیکھا جائے تو ٹیچرس کی طرف سے بھی جو مطالبات ہیں وہ بھی جائز ہیں, لیکن ابھی اس مشکل گھڑی میں ہم بھی اساتذہ کے ساتھ ہیں, لیکن ہماری بھی اساتذہ سے یہی گزارش ہے کہ آج شام سے کلاسز کا باقاعدہ آغاز کریں تاکہ جو اسٹوڈنٹس کا جو لاس ہو رہا ہے وہ پورا ہو سکے. ابھی تک جو 18 جو تاریخ تک عموماً یہ سال جو تھا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے, اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو 1 جن سے شروع ہوتا ہے, جس میں ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے. اب اگر یہ احتجاج ختم ہو جاتا ہے, اللہ کرے کہ ہو جائے, تو کیا ریکور ہو جائے گا آپ لوگوں کا جتنا بھی آپ کا یہ نقصان ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید ہاشم حسین ہے, میں امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہوں. بالکل نہیں ہوگا, کیونکہ اتنے پچھلے سال بھی انہوں نے 20-25 دن اسٹرائک کیا. اگر اسٹوڈنٹ اگر اسٹرائک پہ کلاسز نہیں لیتے ہیں تو شارٹ اٹینڈنس میں آتے ہیں, اس کے بعد جو ہے ان سے فیس وصول کی جاتی ہے اس کے ساتھ سے. ٹیچر اگر نہ ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہاں پر ہمیں ابھی بھی آپ ایوننگ کے اسٹوڈنٹس جو ایڈمیشن ہوئے صرف ان سے فیس وصول کیا, اس کے بعد ان کو یونیورسٹی سے لا تعلق کیا ہوا ہے, بالکل بند کیا ہوا ہے. تو ان پر کیا امپیکٹ جائے گا جو نئے آنے والے بچے ہیں؟ تو اس سے بالکل ہماری ایجوکیشن جو ہے بالکل ویک ہو جائے گا اس حساب سے. تو جناب ذرا چلتے ہیں شیخ الجامعہ ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب کے پاس. اس وقت سب سے زیادہ ریلیونٹ موقف ان کا ہے, کیونکہ ڈور ابھی فی الحال اگر جامعہ کراچی کی کہا جائے تو بلا شبہ انہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جواب دے ہیں پھر ٹیم کو, لیکن اس وقت ان کے کیا ارادے نظر آئیں گے وہ ذرا تھوڑا سا ان کی باڈی لینگویج بھی ذرا دیکھ لیں گے, اور دیکھ لیں گے کہ عراقی صاحب جو ہیں وہ موڈ میں نظر آ رہے ہیں اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس معاملے کو حل کی طرف لے کے جانے کے لیے یا نہیں.
प्रोग्राम के सबसे अहम हिस्से में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शेख जामिया डॉक्टर महमूद इराकी साहब जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दूसरी मरतबा मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले कि मैं इनसे बात करूं खालिद साहब से, डॉक्टर खालिद साहब से, ये इनकी दूसरी मरतबा इस जामिया कराची में इनकी तैनाती है। तो सबसे पहले तो मेरे प्रोग्राम में आप पहली दफ़ा शिरकत कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर खालिद महमूद इराकी साहब। अच्छा देखिए, ये जो इस वक्त जामिया में मसला चल रहा है आपके इल्म में होगा, हम जामिया कराची की बात कर रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो पढ़ता है। अब एक बहुत ही रिलायबल एक यूनिवर्सिटी सबसे पहले नंबर पे यही आती है कराची वालों के लिए। खालिद साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो इशू चल रहा है, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि सिलेक्शन बोर्ड का ये नाम बड़ा आ रहा है और इस वक्त ये इशू चल रहा है, रेज हो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि ये सिलेक्शन जो इसका जो बोर्ड है, कमेटी है, व्हाटएवर है, क्या काम क्या है इसका? जी, सिलेक्शन बोर्ड का काम होता है कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सिलेक्शन बोर्ड के जरिए होते हैं। वो रिकमेंडिंग बॉडी है और फाइनल अथॉरिटी सिंडिकेट को होती है। सिलेक्शन बोर्ड होती है, चाहे वो असातिज़ा हो और या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ की जितनी भी अपॉइंटमेंट होती हैं सिलेक्शन बोर्ड के जरिए होती है। सर ये 2000 अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो 19 में एक बाज़ाब्ता तौर पे एक इश्तिहार दिया जाता है। बहुत सारे ज़ाहिर है कि इसके ऊपर एप्लीकेशंस जो हैं वो आई होंगी, इंटरव्यूज हुए होंगे, अच्छी खासा इसका जो था वो बताया जा रहा था कि इसमें असामियां हैं, लेकिन 4 भर्ती हुए, वो भी मास कम डिपार्टमेंट में। उसके बाद वो भी चैलेंज कर दिए गए। अब 4 साल गुजर गए सर, ये क्या सीन है? जी, ये इश्तिहार 2019 का था। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अपॉइंटमेंट के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई और ये कहा गया कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर वो अपॉइंटमेंट करना चाहती हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब से उसकी प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत थी। 12 हमने कोशिश की कि इसकी अप्रूवल हमें मिल जाए चीफ मिनिस्टर साहब से। अभी हमारी इत्तला मिली है कि वो चीफ मिनिस्टर साहब ने इजाज़त दे दी, तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक हम सिलेक्शन बोर्ड शेड्यूल करने जा रहे हैं। सर देखिए, इसमें अब मामला ये आ रहा है कि अभी आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उसमें आपने उनको इन्वॉल्व किया, अच्छी बात है। अगर हम देखते हैं तो कुछ सालों पहले तक ये तमाम मामला जो थे वो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होते थे, गवर्नर सिंध के पास होते थे। तो सर ये क्या इस चीज को भी हम इस चीज में कर सकते हैं कि जब, क्योंकि ये तो हमने कभी इस तरह के मसाइल कभी सुने नहीं थे, क्या ये बताइएगा कि हकीकतन जामिया कराची में इस वक्त फंड्स का और थोड़ा सा पैसों का फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? देखें, ओवरऑल पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस क्रंच मौजूद है। इसी तरीके जामियात में भी फाइनेंशियल पोजीशंस ठीक नहीं है। HEC की जो फंडिंग है पिछले 5 सालों में कोई इजाफा नहीं हुआ, तो ये बात तो ठीक है कि जी फाइनेंशियल क्रंच मौजूद है, मगर इन अपॉइंटमेंट का ताल्लुक फाइनेंशियल क्रंच से नहीं है जी। इसका ताल्लुक एक गवर्नमेंट की पॉलिसी के हवाले से है। उस पॉलिसी को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है वो इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट कर रही है। ठीक है, अब चूंकि आपने बताया कि फंड्स का ऐसे ये वाला मसला नहीं है, हालांकि दीगर तमाम जगहों पे हो सकता है। अपेरेंटली ये एक क्वेश्चन डेवलप हो रहा है कि शायद ये फाइनेंशियल हो, लेकिन आपने बताया कि एक्चुअली ये एक असूली, हाँ, तो उसमें आपने बताया तरीकेकार है। एक्ट के तहत चीफ मिनिस्टर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट करने के पाबंद हैं। तकरीबन कितने अरसे से, ये तो मुझे मालूम है कि कुछ मामला जो थे वो पिछले साल से चल रहे थे, लेकिन अभी जो ये तदरीसी सिलसिला जो है इसमें जरा थोड़ा सा तातुल आया, कितने दिन हो गए तकरीबन? मेरे ख्याल से 1 हफ्ता 10 दिन हो गए जी। सर एक बहुत बड़ी, आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी में असातिज़ा के मामले में अभी बहुत गुंजाइश है, लेकिन अभी उन असामियों को उस तरीके से पूर्ण नहीं किया जा रहा है? कुछ इस तरह की भी शिकायत मिल रही हैं, इस चीज को आप किन अल्फाज में जो है वो डिफेंड करेंगे? ये कोई डेलिब्रेट मूव नहीं होती है कि कुछ डिपार्टमेंट में अपॉइंट हो और कुछ डिपार्टमेंट में अपॉइंट ना हो। इसके लिए बाकायदा हमारी एक रैशनलाइजेशन कमेटी होती है। उस रैशनलाइजेशन कमेटी में असातिज़ा ही मौजूद होते हैं। उस रैशनलाइजेशन कमेटी को सिंडिकेट अप्रूव करती है, जिसमें असातिज़ा के भी नुमाइंदे बैठे होते हैं। तो ये जो पोस्टें क्रिएट की जाती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, चेयरपर्सन से फीडबैक ली जाती है और उसमें बाकायदा एक प्रोसेस है रैशनलाइजेशन का। तो ये तासुर गलत है कि कुछ डिपार्टमेंट को इग्नोर किया जाता है। ओवरऑल यूनिवर्सिटी तमाम डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए असातिज़ा की भर्ती करती है।
ठीक है. अच्छा, अभी आप मुझे ये बताइएगा कि हम कई दिनों से ये मॉनिटर कर रहे हैं, हमारा इन स्टूडियो प्रोग्राम है, वहाँ पे भी हम ये मामला मॉनिटर कर रहे हैं. आज मैं भी यूनिवर्सिटी आई हूँ. मुझे ये बताइएगा कि ये मामला आपको तस्फिया तलब जो मामला है, इसका आपको नजर आ रहा है मुस्तकबिल करीब में कोई हल? क्योंकि ये हम जामा कराची की अगेन वही वाली बात कर रहे हैं ना कि एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ से वाबस्ता है, असातिज़ा का वो है. तो ये कितने मजीद अरसे तक हमें ये जो है एक डिस्टर्बेंस जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी? मेरा नहीं ख्याल कि ये ज्यादा दिनों तक कंटिन्यू होगी. बहुत जल्द उम्मीद है कि आज ही इस मसले को हल कर लिया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी बोर्ड से मेरी आज बात हुई है. उन्होंने कहा कि इजाजतनामा वो आज भेज देंगे, सिलेक्शन बोर्ड शेड्यूल हो जाएगी. जो एक रिक्वायरमेंट है टाइम पीरियड का कि एक हफ्ते के अंदर होती है, तो इंशाल्लाह सिलेक्शन बोर्ड शेड्यूल हो जाएगी. असातिज़ा भी तालिब इल्मों की तालीम के बारे में कंसर्न है, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी ये बात समझ में यकीनन आएगी कि ये इजाज़त हो गई है. तो मैं नहीं समझता हूँ कि तालीमी तसलसल ज़्यादातर बरकरार रहेगी. सर देखें, ये एक इंतहाई रिलायबल एक यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी. अब मामला हमारे पास जो न्यूज़ आ रही है वो कुछ इस किस्म की आ रही है कि असातिज़ा में और शेखर जामिया जो है उनमें ऐसा अपेरेंटली ऐसा लग रहा है, आप इसको नफी, आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ब्रिज जो है वो थोड़ा सा शेक हो गया है ट्रस्ट का. आपकी बरतरफी तक पे जो है वो मुतालबे के ऊपर बात आ चुकी है. तो इस पे क्या कहेंगे आप, क्योंकि जाहिर है कि एक बहुत बड़ा मामला है. मेरी आज भी असातिज़ा के नुमाइंदों से बात हुई है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए. तो बाकी आपकी जो राय है मुझे इसके बारे में पता नहीं. नहीं, जाहिर है सर, हम राय नहीं, हम सवाल कर रहे हैं. हम जाहिर राय तो दे नहीं सकते हम लोग. सवाल तो आपका ही होगा ना, मुझसे किसी ने कहा हो. एज सच मैं समझता हूँ कि एक इशू है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिवली रिजॉल्व करने की जरूरत है, जो कि कर रहे हैं. ठीक है. अब एक और सवाल, ये स्पेशली मुझे सवाल आप समझ रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी आपसे, चूंकि आज मुलाकात होगी, तो उसको इंक्लूड कर लेती हूँ. सर, दीगर हम उसमें देखते हैं कि पीएचडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए एक फंड भी जो है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो मतलब उसके लिए मुख्तस किया जाता है, क्योंकि वो पढ़ भी रहे होते हैं और अपने घर को भी चला रहे होते हैं. तो ये अगर हम दीगर, हम चूंकि मेरा खुद भी ताल्लुक जो है वो कराची से नहीं है, बेसिकली मैं लाहौर से आई हूँ, तो उसमें भी पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटी होती है. तो क्या जामा कराची में ऐसा कुछ है, यानी इसमें कोई फैसिलिटी दी गई है या नहीं फंड की? आप अगर रिसर्च स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं तो वो तो एक सिंध हायर एजुकेशन कमीशन हमारी जो है उनकी एक पॉलिसी है जिसके तहत वो एमफिल पीएचडी के बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं. जी हाँ, सिंध HEC हायर एजुकेशन कमीशन दे रही. तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के लोगों ने फंड एलोकेट किए, तो स्टूडेंट जो भी एमफिल पीएचडी के होते हैं वो अप्लाई करते हैं और फिर उनको फाइनल जो है HEC सिंध करके उनको स्कॉलरशिप मिल रही होती है. हम अगले महीने तक, मैं आपसे ये भी नहीं कह रही हूँ कि अगले चंद हफ्ते तक, मैं ये कह रही हूँ कि अगले महीने तक, क्या ये आपको लग रहा है, तमाम आप देख रहे हैं कि तमाम जो भी आपकी मीटिंग्स वगैरह हो रही है, मैं बिल्कुल आपसे ये मालूम नहीं करूंगी कि किस नहज पर पहुंची है. बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि वो आप शेयर नहीं कर सकते हैं, मुझे मालूम है, बहुत से डिपार्टमेंट में ऐसी बात होती है. सिर्फ आप मुझे ये बता दीजिएगा सर कि क्या अगले महीने तक आप नॉर्मल हालात देख रहे हैं? यकीनन जी, बिल्कुल. तो जनाब, ये बड़ा अहम पार्ट था हमारे इस प्रोग्राम का, तदरीसी सिलसिला बरकरार, उसको जारी और सारी रहना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है. वो क्या है कि जब जंगें भी होती है ना, और आलमी जंगें भी होती हैं, तो उसमें सब कुछ तहस नहस कर देने का एक फार्मूला होता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में उसमें भी कहा जा रहा होता है कि उनको ईजा ना पहुंचाया जाए. ये यूनिवर्सिटीज वो इतनी अहम पॉइंट होते हैं किसी भी मुल्क का. आपकी नस्लें दोबारा खड़ी हो सकती हैं अगर आपकी यूनिवर्सिटी बाकी रहे, वरना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा. अगर ये सिर्फ दर्जगाहें हमारी खत्म हो गई. अब ये जो मामला चल रहे हैं यहाँ पर, हमने आपको पूरा एक न्यूट्रल प्रोग्राम आपको हमने दिखाया है. उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जाहिर है कि सबका कंसर्न ये है यहाँ पर तालीमी, ये जिस मकसद के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है, यानी कि दर्सगाह तालीम देने के लिए, तालीम का सिलसिला जारी रहना चाहिए. इस तरह के जो भी मसाइल होते हैं ये उस पैमाने पर हल होना बहुत जरूरी है जहां पर इनको होना चाहिए, ना कि मीडिया पर, या फिर हम लोग जिस तरीके से देखते हैं कि असातिज़ा को एहतजाज पे जाना पड़ता है, फिर उसके बाद एक तातुल आता है. ये बड़ा नुकसानदेह है, इसको नहीं होना चाहिए. तो वज़ीर आला सिंध साहब, उम्मीद है कि आपने ये प्रोग्राम देखा होगा, और हो सकता है कि मेरा प्रोग्राम देखने से पहले ही आपने इसके हवाले से जो भी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, आपने मामले की नज़ाकत को समझ लिया होगा. हम सिर्फ ये चाहते हैं कि असातिज़ा जो एक बहुत अहम पिलर है, उनका भी, और जितने भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर शेख जामिया है, स्टूडेंट्स हैं,
یہاں پر کوئی یہاں پہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے تعلیمی اور تدریسی سلسلہ جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہو. بس یہ ہم نے آج آپ کو پروگرام دکھانا تھا. چیخ اٹھا کراچی میں آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.